हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल रिवीजन में आज हम यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। अगले 60 मिनट्स के अंदर ये पूरी यूनिट में आपको रिवाइज करवाऊंगी, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि कैसी अभी तक आपकी तैयारी चल रही है, और अगर कोई टॉपिक मिस हुआ होगा तो वो भी आज की सीरीज में आपका आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ इम्पोर्टेंट सीरीज को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस कम समय में पेपर वन की तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही हम आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक यूनिट को कवर कर सकें। 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। और इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का और एमसीक्यूज नोट करने का समय भी बच जाएगा। एंड रिवीजन के लिए ये 5000 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको यूनिट वाइज हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और इसमें से आपको पेपर वन में 50 में से लगभग 30+ क्वेश्चन जरूर एज इट इज देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी सभी कोर्सेज हैं। आपके एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आंसर्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं, एंड डेली लाइव लेक्चर्स भी आपको हम यहाँ पर देंगे। ये बेस्ट कोर्स है, जो कि इस कम समय में आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा, एंड बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अभी काम करता है एंड पहले कैसे काम करता था। तो इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम को नियंत्रित और प्रशासित रखने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का निर्माण हुआ है। किसी भी चीज को हायर एजुकेशन में कंट्रोल करना है या एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी की है। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम लोग यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो कमीशंस हैं, पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आजादी से पहले पुराने जमाने में, प्राचीन काल में इंडिया में एजुकेशन कैसे हुआ करती थी, वहां से हम शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत की शिक्षा से। प्राचीन भारत की शिक्षा में इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में आता है। देन वी हैव बुद्धिस्ट पीरियड, जो कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में आता है। तीसरा आता है मेडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकाल। उसके बाद आता है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया जिसको बोलते हैं, जो कि आजादी से बिल्कुल पहले का समय था। देन वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि आजादी के बाद 1947 के बाद एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सब चीजें हम वन बाय वन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में से 2 से 4 क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले वैदिक काल से शुरू करते हैं। वैदिक काल में क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट नहीं होते थे। उस समय गुरु और शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, गुरु और शिष्य हुआ करते थे। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी नहीं होते थे। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। वैदिक पीरियड में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देखो, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, गुरुकुल होते थे। गुरु मतलब टीचर, कुल मतलब घर। यहाँ पे जो शिष्य होते थे, यहाँ पे जो शिष्य होते थे वो गुरुकुल में जाकर के रहते थे। जैसे आज के समय में बच्चे हॉस्टल में जाकर के रहते पढ़ते हैं, वैसे ही शिष्य गुरुकुल में जाके पढ़ते थे। एंड वहां पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था, वहां पे बच्चों को वेद के बारे में बताया जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वेदास। वेदास एसेंशियली मीन्स नॉलेज। वेद्स का मतलब होता है नॉलेज, जो कि हमें हमारी संस्कृति, हमारे हर चीज के बारे में बताते हैं। टोटल हमारे पास कितने वेद होते हैं, टोटल हमारे पास 4 वेद होते हैं।
पहला वेद है ऋग्वेद, RIG, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद आता है अथर्ववेद, देन वी हैव सामवेद, सामवेद, ठीक है। सो ये 4 वेद थे जो कि वैदिक पीरियड में पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे और क्या करवाया जाता था? यहाँ पे पढ़ाया जाता था वेदंगास के बारे में। टोटल नंबर भी आपको याद रखना है। वेदंगास के बारे में बताया जाता था, जो कि हमारे पास 4 होते हैं। कौन-कौन से वेदंगास होते हैं? पहला आता है फोनेटिक्स, दूसरा आता है ग्रामर यानी कि व्याकरण के बारे में इसमें बताया जाता था। तीसरा आ जाता है मैट्रिक्स, इसमें बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिक्स आता था। एंड उसके बाद चौथा आ जाता है रिचुअलिस्टिक नॉलेज, यानी कि जो भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड ज्ञान होता है कि अपनी संस्कृति को कैसे मेंटेन रखना है, उसको आगे वाली जनरेशन को कैसे बढ़ाना है, बताना है, ये आता था। एंड एक एडिशनल चीज इसमें ऐड की गई थी, वो है एस्ट्रोनॉमी। जैसे कि आपने एस्ट्रोनॉमी सुना होगा, जो भविष्य बताते हैं, या जो समय, इंपॉर्टेंट काल, ये सब चीजें बताते हैं। तो वेदांगास भी इसके अंदर आते थे। उसके बाद वैदिक पीरियड में स्टूडेंट्स को क्या करवाया जाता था? उपनिषद पढ़ाए जाते थे। उपनिषद पढ़ाए जाते थे, तो टोटल कितने उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। उसके नाम यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस आप नंबर याद रख लीजिए। देन इसमें बताया जाता था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, सो दर्शन शास्त्र के अंदर कौन सी चीजें आती थी? इसके अंदर आ जाता था न्याय, उसके बाद आता था योगा, उसके बाद इसमें आता था मीमांसा, देन वी हैव वेदांतास, वेदांतास जिसको आप वेदांत के नाम से जानते हो। उसके बाद आ जाता था इसमें वैशेषिका, एंड लास्ट आता था संख्या। ये सभी चीजें हमने लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ी है। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज पढ़ाई जाती है, जिसको बोला जाता है भगवत गीता। आप लोगों ने जरूर भगवत गीता के बारे में सुना होगा। सो वैदिक काल में बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ाई जाती थी, जब वो गुरुकुल में रहते थे। एंड इस समय में क्या होता था? इस समय में एक एज लिमिट बच्चों की रखी जाती थी कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 5 साल तक की एज तक उनको बेसिक चीजें बताई जाती थी। एंड 5 साल के बाद उनको एक फॉर्मल एजुकेशन शुरू करवा दी जाती थी। एंड उस फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक सेरेमनी होती थी, जिस सेरेमनी को बोला जाता था उपन्याया। ठीक है। उपन्याय को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इनिशिएशन इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। ये सेरेमनी होती थी कि बच्चा 5 साल का हो गया है एंड अब उसको फॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी। करेक्ट। सो आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा अब दूसरा पीरियड है बुद्धिस्ट पीरियड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बुद्धिस्ट पीरियड पर भी जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो वेद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 4 वेद होते हैं। इन सभी वेद्स को कैरेक्टराइज किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेद के अंदर कौन सी चीज होती है। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला वेद है हमारे पास ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेदा को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स। ठीक है। सो इस वेद के अंदर किन किन चीजों को कवर किया गया है? इस वेद के अंदर सबसे पहले, ये सबसे पुराना वेद है जिसके अंदर इतने ज्यादा लिरिक्स होते हैं। एंड इसमें हमारे पास टोटल 10 मंडल्स हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं, तो इसके अंदर टोटल 10 मंडल हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर दूसरा वेद आ जाता है, इस वेद का नाम है सामवेद। सामवेद, सामवेद के अंदर क्या है? सामवेद को बोला जाता है बुक ऑफ चैंट्स। आप लोगों को इसका मतलब है कि मंत्र इसके अंदर लिखे हुए हैं। जितने भी आप लोगों ने मंत्र सुने हैं, चाहे हम गायत्री मंत्र की बात करें या हम किसी भी मंत्र की बात करें, वो सारे
जो है सामवेद के अंदर लिखे गए हैं। तो इस वेद में टोटल 1549 वर्सेस हैं। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो नंबर्स को, ठीक है। एंड साथ ही इसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन म्यूजिक के जो भी सरगम है, सारे गामा पा, ये आपने सुना होगा, वो सारे सामवेद के अंदर लिखे गए हैं। एंड इसके अलावा इसमें क्या है, इट इज ओनली इन वर्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं तीसरे वेद की ओर। तीसरा वेद है हमारे पास यजुर्वेद। तीसरा है यजुर्वेद। सो यजुर्वेद को बोला गया है बुक ऑफ सेक्रिफिकल प्रेयर्स, राइट। सो इसमें क्या है, दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट है कृष्ण, कृष्ण यजुर, और इसका दूसरा पार्ट आ जाता है शुक्ल यजुर्वेदा। शुक्ल यजुर्वेदा, ठीक है। पहला है कृष्ण यजुर्वेदा। तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एंड इसमें आपको इतना ही काफी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट वेद जो है, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ओके। इसको बोला जाता है बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, ओके। सो इस बुक में क्या है, जितने भी चार्म्स हैं, जितने भी स्पेलिंग्स है, एविल्स है, डिजीजेस है, वो सब इसके अंदर आती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप लोगों ने आयुर्वेदा का नाम जरूर सुना होगा। आप लोगों ने आयुर्वेदा सुना होगा, जिसमें कि होम रेमेडीज होती हैं। तो ये सारी चीजें अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई हैं। अगर किसी को कोई बड़ी सी बीमारी है एंड उस बीमारी का सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो इन सभी वेद में से आपको कौन सा वेद पढ़ना हो सकता है, तो उसके लिए आपको अथर्ववेद पढ़ना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, तो 2022 की ही एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि आयुर्वेदा किस वेद में है। अगर हमें मंत्र पढ़ने हैं, हमारे जो संस्कृति के अंदर मंत्र हैं, वो किस वेद में हमें मिलेंगे, या फिर अगर हमें सरगम के बारे में जानना है, तो वो हमें किस वेद के अंदर मिलेंगे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पर बात की थी उपनिषद के बारे में। सो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 108 उपनिषद होते हैं। तो ये 108 उपनिषद के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। सो उपनिषद, दे आर फिलोसफिकल इन नेचर। दे आर फिलोसफिकल इन नेचर एंड इनको वेदांता भी बोला जाता है। इसको वेदांता बोला जाता है। टोटल इसके अंदर 108 नंबर के उपनिषद होते हैं। एंड ओल्डेस्ट उपनिषद इसमें कौन सा है, ये आप लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया। मेरा जो कंप्लीट फुल सिलेबस लेक्चर सीरीज है, उसमें मैंने ये चीज डिस्कस की है कि उपनिषद में जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना उपनिषद है, उसका क्या नाम है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है, करेक्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो इस टॉपिक का नाम है वेदांगास। जरूर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे मर्जी याद रखिए, वो आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही है, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास वेदांगास आते हैं। वेदांगास टोटल 6 होते हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला आता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब आप सभी को पता होगा। दूसरा वेदांगा क्या आता है, प्रतिशाख्या। प्रतिशाख्या, ये क्या है, ये फिनोटिक्स का सबसे पुराना टेक्स्ट है। ये एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, टेक्स्ट का टाइप है। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जनरली। एंड उसके बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करें, वो है निरुक्ता। निरुक्ता, ठीक है। देन वी हैव छंद, जिसको छंदा भी लिख सकते हो। छंद, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था।
नेक्स्ट आ जाता है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, चंद सूत्रास। चंद सूत्रास। चंद्र सूत्रास क्या है? इट वॉज रिटन बाय पिंगल, जो कि एक फेमस टेक्स्ट है। आप लोगों ने जरूर पिंगल के बारे में सुना होगा। इसकी स्पेलिंग ऐसे होगी, पिंगल। ठीक है, ये एक फेमस टेक्स्ट है जिसमें कि चंद्र सूत्रा को लिखा गया है। उसके बाद आ जाता है ज्योतिष। ज्योतिष आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है? ज्योतिषा यानी कि एस्ट्रोनॉमी, ये भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो वो आ जाता है बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड में हमने देखा था कि 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का ये समय था। तो बुद्धिस्ट पीरियड के साथ हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं पहले, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, चलो बुद्धिस्ट पीरियड देख लेते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड में स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज आती हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि पहली है नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? बिहार में है। उसके बाद आ जाती है उदंतपुरी। उदंतपुरी ये भी बिहार में है। देन वी हैव विक्रमशिला। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इनके मेजर सब्जेक्ट्स हैं एंड क्यों ये यूनिवर्सिटीज फेमस हैं। उसके बाद आ जाता है सोमापुरी। ठीक है, ये तीनों बिहार में है। सोमापुरी बंगाल में है, नॉर्थ बंगाल में है। उसके बाद आ जाता है जगादा। जगादा यूनिवर्सिटी भी बंगाल में है। एंड लास्ट यूनिवर्सिटी है बल्लभी। बल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। ठीक है, सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट पीरियड के समय पे बनी थी। उसके बाद अगर हम जैनिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, तो उस समय पे जैन धर्म में किस तरह से काम होता था। सो जैन धर्म में कुछ टाइप्स के नॉलेज दिए जाते थे। ठीक है, जिसमें कि पहला था मति जनना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मति जनना में क्या होता था? जो भी हमारे सेंस ऑर्गन क्या हो गए जिससे हम समझ सकते हैं चीजों को, नाक, आंख, टच वाली फील जो होती है, ये सब चीजें समझने के बारे में मति जनना के अंदर बताया जाता था। दूसरा आ जाता है श्रुति जनना। श्रुति जनना, श्रुति मतलब सुनना। ठीक है, सो नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स। जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, बहुत सी चीजें आपने अपने पेरेंट्स से सुनी होंगी, चाहे आपने वो अभी तक देखी नहीं है, तो वो सब चीजें सच होती हैं, ये जैनिज्म की श्रुति जनना के अंदर बोला गया था। तीसरा नॉलेज होता है अवधि जनना। अवधि जनना यानी कि समय के साथ साथ जो चीजें हम सीखते हैं। चौथा है इसमें मना पर्याय जनना। मना पर्याय जनना यानी कि टेलीपैथी नॉलेज। हम बोलते हैं ना कि अच्छा, जैसे हमारे घर पे आज कोई गेस्ट आ गए तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा, आज मुझे कुछ फील हो रहा था कि कोई गेस्ट घर पे आने वाले हैं। या फिर किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, आज मैं तुझे ही याद कर रही थी। तो ये क्या होता है? मनन जनना। यानी कि मन में हमने कुछ सोचा, हमारे मन में कोई फीलिंग आई और वो सच हो गया। उसके बाद पांचवा टाइप आ जाता है इसमें केवल जनना। केवल जनना जो कि टेम्परेरी नॉलेज होता है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। इतने में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अभी तक इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक के किसी टॉपिक में आपको लगता है कि डिटेल में मेरे को एक और सेशन लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल में आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगी। करेक्ट, सो यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आपके जो भी हैं, मुझे कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम वैदिक लिटरेचर की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एंड फेमस यूनिवर्सिटीज की, जो कि एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की। करेक्ट, सो एंशियंट यूनिवर्सिटीज में सबसे पहली आती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। इट इज वन ऑफ द री ओन्ड एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, लोकेटेड
इन द सिटी तक्षशिला। ठीक है, सो तक्षशिला जो है एक सिटी का नाम था जिसके नाम पे ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी रखी थी। द इंफॉर्मेशन अबाउट तक्षशिला इज फर्स्ट गिवन फ्रॉम वाल्मीकि रामायण। आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण के बारे में जरूर सुना होगा, तो उन्होंने ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे इट इज मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान ये बनी थी। पर्टिकुलरली द जटकास एज द कैपिटल ऑफ किंगडम गंधारा एंड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। गंधारा प्रेजेंटली जो है पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है। जैसे आपको पता ही है कि आजादी से पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो ये यूनिवर्सिटी इंडिया में काउंट हुआ करती थी। बट आजादी के बाद इसको पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है, ये पाकिस्तान के एरिया में आ गई है। एंड यहाँ पे इट इज पर्टिकुलरली नोन फॉर सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक स्क्रिप्चर्स, लॉ, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। मिलिट्री साइंस एंड 18 शिल्प्स और आर्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि साइंस, मेडिसिन, इन चीजों के लिए ये फेमस थी। ये वाली स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत बार ऐसी की ऐसी पूछी गई है। एंड अगर हम बात करें, इट इज बिलीव दैट ओवर 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, बेबीलोन एंड ग्रीस इन एडिशन टू इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीड देयर। सो बहुत फेमस लोग थे, 10,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पास आउट हुए थे उस समय में, जो कि और भी कंट्रीज के अंदर आए थे, और भी कंट्री से यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे। ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन। सो हेरिटेज साइट इसको कब घोषित कर दिया गया है, वो इसका करेक्ट आंसर है 1980। तो आपको तक्षशिला की हिस्ट्री का बस एक क्वेश्चन पता होना चाहिए, और भी थोड़ा देख सकते हो, एंड उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, अब वो कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, कुछ बहुत ही फेमस लोगों की बात करें जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तो उसमें पहला नाम आता है ग्रामेरियन, ग्रामेरियन पैनिनी। ये आपने जरूर नाम सुना होगा, ग्रामेरियन पैनिनी। दूसरा आ जाता है कौटिल्य। कौटिल्य जो है वो इसी से पढ़े थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए थे। राइट, सो इस तरह से आप देख सकते हो कितनी फेमस यूनिवर्सिटी ये उस समय पे हुआ करती थी। देन वी हैव सेकंड यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मिथिला, मिथिला यूनिवर्सिटी। सो मिथिला इज a geographical and cultural region of the Indian subcontinent bounded by Mahananda River in the east, the Ganges in the south, and Gandaki River in the west, and by the foothills of the Himalayas in the north. It comprises certain parts of Bihar and Jharkhand and some part of eastern Terai of Nepal. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो ये यूनिवर्सिटी कुछ बिहार, कुछ झारखंड एंड नेपाल के सेक्शन के अंदर आती है। एंड इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, साइंस, स्क्रिप्चर्स, वेद्स, न्याय शास्त्र और ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। ओके, टू सब्जेक्ट्स दैट बिकेम पॉपुलर इन दिस यूनिवर्सिटी, वो क्या थे, वो सबसे पहला सब्जेक्ट था न्याय, जो कि इस यूनिवर्सिटी का एक, हम बोलते हैं ना हर एक यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी होती है, वैसे ही मिथिला मिथिला यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी न्याय थी एंड तर्क शास्त्र था। तर्क शास्त्र, ठीक है, यानी कि लॉजिक। तो ये दोनों के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस मानी जाती थी। देन वी हैव तेलहारा यूनिवर्सिटी। तो तेलहारा क्या है, तेलहारा एक विलेज है, नालंदा, बिहार में एक नालंदा नाम की जगह है, उसी के अंदर एक विलेज का नाम है तेलहारा, जहां पे ये यूनिवर्सिटी है। एंड इट वाज द साइट ऑफ अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। सो किसी जमाने में ये बौद्ध लोगों का मठ स्थान माना जाता था। इट इज लोकेटेड नियर टू नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे।
तिलहारा कुड बी तिलास अकीरा, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये देख लीजिए। तिलहारा यूनिवर्सिटी वाज ओल्डर देन नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो ये देखो, हम सोचते थे कि नालंदा और विक्रमशिला पुरानी है, लेकिन उनसे भी पुरानी है तिलहारा यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कई बार एग्जाम में बस इतना सा पूछा जा सकता है कि तेलहारा पुरानी है या नालंदा या विक्रमशिला। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव श्रद्धा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी। सो इट इज अ कल्चरल साइट एंड एंशियंट टेम्पल लोकेटेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। ठीक है, सो आपको पता है जो कश्मीर का कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, उसमें ये आता है, उसमें ये यूनिवर्सिटी आती है। इट इज बिलीव दैट इट वॉज एस्टेब्लिश इन 237 ईसापुर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्पेरर अशोका। सो अशोका के समय पे ये यूनिवर्सिटी बनी थी। टेक्स्ट रिटन बाय पानिनी एंड अदर ग्रामेरियंस वर स्टोर्ड इन दिस प्लेस। ठीक है, सो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना नॉलेज काफी है। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है ये। So Nalanda was one of the famous universities of ancient India and historic center of higher learning in Bihar, India. ठीक है, इसके अलावा it was primarily dedicated to Buddhist studies, but it also provide education in fine arts, medicine, maths, astronomy, politics and other arts of battle. So ये सारी चीजें नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। अगर इसमें हम बात करें, इसमें बहुत ज्यादा दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स भी आते थे, जैसे चाइना, ग्रीस, तिब्बत। यहाँ के बहुत से स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। एंड क्योंकि ये एक पुराने जमाने की एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी है, फिर भी उस समय यहाँ पे एडमिशन के लिए इतना ज्यादा जोर रहता था कि उस समय पे भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करते थे। एंड एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करते थे, एंड इसमें जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। एंड इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे? इसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन एंड इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, जो कि है बख्तियार, ये एक ही है, ठीक है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था। ओके, बट ये उस समय पे बहुत फेमस हुआ करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू है, एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट, इसमें डायरेक्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता रही हूँ डायरेक्टली। अगर समझ आ गया है तो भी मुझे कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है एंड आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को हमेशा की तरह पूरा करूंगी। एंड अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो भी मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यूनिट वी हैव उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। सो इट वॉज सेटअप इन उदंतपुरी, जो कि बिहार में है। बुद्धिस्ट महाविहारा जो है ये यूनिवर्सिटी है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय द पला एम्पेरर गोपाला वन इन द 8th सेंचुरी में ये बनी थी। बस इसमें इतना ही याद रख लीजिए। एंड द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, एंड दैट वाज अटेन्ड बाय नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देन वी हैव वन मोर यूनिवर्सिटी, दैट इज विक्रमशिला। इंपॉर्टेंट है ये भी। विक्रमशिला इज मोस्टली नोन एज तिब्बतियन सोर्सेस। एग्जाम में ये स्टेटमेंट एज इट इज आती है कि तिब्बतियंस की यूनिवर्सिटी किसको बोला जाता है या उससे रिलेटेड स्टडी कहाँ पे होती है, तो वो है विक्रमशिला। पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ तरंथा 16th to 17th सेंचुरी तिब्बतियन monk historian, लॉजिक, वेदा, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, ये सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है धर्मपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछी ही जाएंगी एट एनी कॉस्ट।
देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। अब ये टॉपिक हर साल एग्जाम में आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैंने इसको यहाँ पे कवर नहीं किया है। ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़रूर उस वीडियो को देखिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वो सेशन पसंद आया। कोई डाउट रहेगा तो भी आप उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं हायर एजुकेशन में। सो हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कमीशन, कुछ बॉडीज बनाई गई थी जिनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसमें सबसे पहला आता है आईसीएचआर का नाम। तो आईसीएचआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि स्वायत्त निकाय है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स थ्रू ग्रांट्स, फेलोशिप एंड सिंपोजिया। तो ये क्या करता है? जो भी इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री पे रिसर्च कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, उनको ये ग्रांट देता है, कुछ फेलोशिप देता है, कुछ फंड देता है, कुछ पैसे देता है, ताकि वो इजीली रिसर्च कर सकें। Its headquarter is in Delhi with regional centers in Pune, Maharashtra, Bengaluru, Karnataka, and Guwahati, Assam. Its first chairman was the historian Ram Sharan Sharma. तो ये खुद एक historian थे, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह से बहुत सारे इतिहासकारों को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि वो रिसर्च करते रहें। ICHR is founded by grant in aid received from Department of Higher Education एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इतिहासकार है वो इकट्ठे होकर बहुत सी रिसर्च करें, जिससे कि और भी ज्यादा हमारे देश का नाम बढ़ सकता है। एंड आपको पता ही होगा कि रिसर्च जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट भी होता रहता है। एंड साथ ही ये साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को एक नेशनल लेवल पे डायरेक्शन देने में भी मदद करता है। सेकंड है हमारे पास AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। एंड ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है जो कि टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देता है। अब देखो, हमारे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो बहुत से टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। उन टेक्निकल कोर्सेज का क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से उसको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो उन सब चीजों को मैनेज करने, उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है AICTE, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करेक्ट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 नवंबर, फर्स्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो पहले ये क्या था? एक एडवाइजरी बॉडी था, अब ये बन चुका है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो, आप लोगों को ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इससे देखो आपके ना एनटीए कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि स्टेटमेंट देगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, तभी आपको उसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां पे एक वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सेपरेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। AICTE was given statutory status by Act of Parliament, and it is responsible for proper planning, coordinated development of India's technical education and management education system, and इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इस तरह की हेडक्वार्टर वाली इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट्स, एग्जाम में पूछी जाती है। करेक्ट। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है अपनी टेक्निकल एजुकेशन का अच्छे से प्लान करना, फिर उसको फॉर्म्युलेट करना, जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखना, उसके जो स्टैंडर्ड्स है, उसके जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है एंड जो उसका हम एक्रेडिएशन देते हैं, उन सब चीजों का ध्यान रखना ही एक मेजर फोकस है AICTE का। नेक्स्ट आ जाता है
ICSSR, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सोशल साइंस से रिलेटेड कोई भी रिसर्च अगर करते हैं तो उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना इस डिपार्टमेंट का रोल होता है। तो ये नेशनल बॉडी है ओवरसीइंग रिसर्च इन सोशल साइंसेज इन इंडिया, एंड 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है। The council formally became active in July 1981। तो देखो ये बन तो गई थी 1969 में, लेकिन 1981 में ये ऑफिशियली एक्टिवेट कर दी गई थी जुलाई वाले मंथ में। नेक्स्ट आ जाता है यूजीसी, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम हमारा नाम है एनटीए यूजीसी नेट, तो इसमें यूजीसी के क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आपको पता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि और बच्चों को भी इसमें मदद हो जाए। वैधानिक निकाय है ये। दैट इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसको पहले एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। इट इज चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। सो हायर एजुकेशन इंडिया में जो है उसके सारे काम को कोऑर्डिनेट करना, उसको अच्छे से ध्यान रखना, काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है, उससे फायदा स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं होता है, ये सब चीजों का ध्यान रखना। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड 6 रीजनल सेंटर है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर। A proposal to replace it with another new regulatory body called HECI। तो इसको एक नई रेगुलेटरी बॉडी से रिप्लेस करने का प्रपोजल आ चुका है, जिसका नाम है HECI, अंडर द कंसिडरेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डिसीजन है कि इसको इस तरह से चेंज कर दिया जा सकता है। देन वी हैव, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वही है, यूजीसी के बारे में ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, छोटे छोटे ऑफिस यानी कि रीजनल ऑफिस कहाँ पे हैं? इन 6 सिटीज में है। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज के बारे में। यूनिवर्सिटीज को किस तरह से कैरेक्टराइज किया गया है, किस तरह से उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, देन डीम टू बी यूनिवर्सिटीज। तो टोटल इंडिया में 48 सेंट्रल है, 392 स्टेट है, 317 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, एंड 125 डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। टोटल 882 यूनिवर्सिटीज इंडिया में रनिंग है इस समय पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले द स्टेट विद मोस्ट यूनिवर्सिटीज, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 76। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डीम टू बी यूनिवर्सिटीज है? डीम टू बी यूनिवर्सिटीज होती है जो कि वो खुद से ही इनका करिकुलम, इनका सिलेबस, इनका हर एक पैटर्न वगैरह डिजाइन करते हैं। तमिलनाडु, जिसमें कि 28 यूनिवर्सिटीज हैं। उत्तर प्रदेश एंड गुजरात हैव मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज 28। राजस्थान हैज मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, टोटल 46। ठीक है, तो 76 में से 46 तो देखो राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए ये वाली स्लाइड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट डेफिनेशंस है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड आंसर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। Indian Constitution is a comprehensive document containing details with the objective of providing stable and fair governance to its people. And it starts with the preamble beginning statement promising justice, liberty, equality, and fraternity. 3 new words have been added to it: socialist, secular, and integrity.
तो ये तो बेसिक चीजें थी। अगर हम लोग डिटेल में बात करें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं बताती हूँ। तो इसमें टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, जिसको कि 25 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एंड 12 शेड्यूल्स हैं, एंड देयर आर टोटल 103 अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन मेड, एंड ओरिजिनली इट comprises of 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो ये जो नंबर्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में 100% यहाँ से स्टेटमेंट पूछी जाती है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। And the idea to frame the Constitution of India was first suggested by communist leader M.N. Roy. तो इसको आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का? M.N. रॉय ने ये आइडिया दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रोमिनिएंट मेंबर्स की, prominent members of the constituents or committees of the constituent assembly who framed the constitution, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कौन से वो मेंबर्स हैं जिनकी कमेटी बनी हुई थी, जिनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो सबसे पहला नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। क्या नाम है? मेरे ये बोलने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सभी कमेंट जरूर कर दीजिए। वो नाम है B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी इनके अंदर आती थी। ठीक है, तीसरा नाम आ जाता है राजेंद्र प्रसाद का। रूल्स और प्रोसीजर जो थे कमेटी के, उन वो सब इस कैटेगरी में आते थे। एंड उसके बाद आ जाता है सरदार पटेल। तो ये चार नाम हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से उसका आइडिया आया, कहाँ कहाँ से उसमें मदद मिली। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब उसमें ऐड हुए थे। करेक्ट। सो इसमें इतना ही मैं अभी आप लोगों को फिलहाल बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एनईपी 2020 इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए। सिमिलरली टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। एंड अगर आप चाहते हो कि लेटेस्ट वीडियो भी मैं इस पर लेकर के आऊं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैंकिंग से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो ये करंट अफेयर के अंदर काउंट किया जाता है, जो कि हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा आज का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन। सो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स बनाई है जिससे कि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो पहली स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा। ठीक है, समग्र शिक्षा क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, ये मैं आपको बताती हूँ। सो इट सबस्यूम्स 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 3 स्कीम्स को मिला करके एक बनाया गया है समग्र शिक्षा। तो सबसे पहली स्कीम आती है इसके अंदर SSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। दूसरी आती है RMSA, जिसका मतलब है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तीसरी आती है TE, यानी कि टीचर एजुकेशन। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से समग्र शिक्षा को बनाया गया है। दिस स्कीम treat school education holistically as a continuum from preschool to class 12। तो प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को इसमें रखा गया है। मेन emphasis of the scheme is on improving the quality of school education by focusing on 2 T's। कैसे स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जाए इस पे ध्यान दिया जाएगा स्कीम के थ्रू। एंड इसके अंदर 3 टी पे ध्यान दिया जाएगा। पहला टी है टीचर एंड दूसरा टी है टेक्नोलॉजी।
करेक्ट? नेक्स्ट वी हैव राइट टू एजुकेशन एक्ट. The act was amended in 2017 to ensure that all teachers acquire the minimum qualification prescribed under this act. ठीक है, यानी कि हर एक इंसान जो शिक्षक बनना चाहता है उनके पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये इस एक्ट के अंदर रखा गया है एंड इसी चीज पे इस पे ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय स्कीम प्रोवाइड्स फॉर ओपनिंग of one Jawahar Navodaya Vidyalaya in each district of the country. So overall इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अंदर कितनी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय होना चाहिए. ये स्कीम के लिए नवोदय विद्यालय नाम की स्कीम बनाई गई है. अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, स्कूल का नाम भी ये है, स्कीम का नाम भी यही है. ठीक है, जिससे कि रूरल टैलेंट को जो है इक्वल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा सकते हैं. एंड साथ ही यहाँ पे जो बच्चे गरीब घर से हैं जो कि अच्छे हैं पढ़ाई में, उन लोगों को रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाती है. आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है. नेक्स्ट वी हैव निष्ठा. निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट. तो इट इज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा. तो समग्र शिक्षा के अंदर ही ये स्कीम आती है एंड इट एम्स एट बिल्डिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ अराउंड 42 लाख टीचर्स. सो इसके अंदर टोटल 42 लाख टीचर्स को इंक्लूड किया जाएगा. हेड ऑफ स्कूल्स जो हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, फैकल्टी मेंबर्स को ऐड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के. एंड फिर एक समग्र शिक्षा प्रोग्राम और ये मिला करके एक बहुत ही अच्छा स्कूल एजुकेशन यहाँ पे बनाया जाएगा. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क promotes joyful learning through cultural activities, आर्ट, म्यूजिक, डांस, रोल प्ले. इनके साथ छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा कि उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे एंड वो कॉन्सेप्ट को समझते भी रहे, ये चीजें इसके अंदर आती है. देन वी हैव प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम है ध्रुव. So the program was launched to identify and encourage talented students to enrich their skills and knowledge. ध्रुव तारा आपने जरूर सुना होगा, उसी नाम पे ये नाम रखा गया है. इसमें क्या है, जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनमें क्या टैलेंट है, कैसे उनके टैलेंट को, कई लोग होते हैं ना कि टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो कैसे उनके गुण को, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए, उन बच्चों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी भी तरक्की हो, देश की भी तरक्की हो. इसके लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है. इसमें किसी के पास कोई भी इनोवेटिव यानी कि नवोन्मेषी प्लान्स अगर हैं जिससे कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो सारे प्लान्स हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं एंड अगर गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करती है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है. नेक्स्ट आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में बनी थी. इसमें आप लोगों को पता है कि 10+2 फॉर्मेट को क्लोज कर दिया गया है. हर एक स्टूडेंट को एक बेहतर हायर एजुकेशन देने का मौका यहाँ पे दिया गया है. इसके अंदर 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 फॉर्मेट को लाया गया है. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहां पर उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा. इसके अंदर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनको कि सरकार ने अभी यूज करना, मतलब कि इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, जो कि ऑलरेडी 2023 से 2022 से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं. एंड बहुत से ऐसे इसमें रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसको कि अभी तक सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन वो जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे. जैसे कि कुछ टारगेट हैं जो कि 2022 तक पूरे कर देने हैं, कुछ टारगेट ऐसे हैं जो कि 2025-22 से शुरू होने वाले थे. इस तरह से सबसे अच्छी बात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जैसे कि अगर एक स्टूडेंट मान लीजिए अपना फर्स्ट सेमेस्टर एबीसी नाम के कॉलेज से करता है एंड बाय चांस उस स्टूडेंट के पेरेंट्स की कहीं पे ट्रांसफर हो जाती है, उनको अपनी स्टेट या सिटी से बाहर जाना पड़ता है, तो उनको अपना दूसरा सेमेस्टर सेकंड
एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी से करने का पूरा अधिकार है। पहले क्या होता था, बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर किया, सेकंड में अगर कहीं और जाना पड़े तो उनका साल पूरा वेस्ट होता था। उनको हमेशा फर्स्ट ईयर से ही एंट्री मिलती थी। बट अब ये चीज को हटा दिया गया है। ओवरऑल इंडिया में एजुकेशन के सेम नियम रहेंगे। इक्वल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन सबको दी जाएगी। फिर आप इंडिया में कहीं भी कोर्स कर सकते हो, आपको सेम ही बेनिफिट्स वहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस है, किसी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सिलेबस है। तो ये मेजर फोकस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।